नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम बात करेंगे हमारा जो चल रहा है अध्याय 1 व 2 अंक 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न। उसमें हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। प्रश्नावली हमारी 1.2 और प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 आपको क्या बोल रहा है, देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो यहाँ पे पहले हमें समझ लेना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। n संख्या जो है आपकी प्राकृत संख्या n, उसके लिए 6 की पावर n 0 पर समाप्त होगा कि नहीं। तो किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में, यदि उसके हम गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो 5 होना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहले इस बात को समझ लीजिए आप कि यदि हम 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो कितना आएंगे, 2 गुणा 3 आएगा। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका होता है आपका। 2 3 ये 3, ये इसके अभाज्य गुणनखंड निकल के आ गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें 5 नहीं है। देखिए, मैं जो बता रहा हूं आपको कि 5 क्यों होना चाहिए। जैसे हम 10 की बात करें तो ये 0 पे समाप्त हो रहा है, यदि इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणा 5 आएंगे। इसी प्रकार से यदि 20 की बात की जाए तो 2 गुणा 5 आएंगे। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तभी ये देखिए 0 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 में ये चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है। एक और पद देख लीजिए आप, यदि हम 30 की बात करें तो ये भी 0 पर समाप्त होने वाला पद है। तो इसके यदि अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड होने, 0 होने के लिए, संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में क्या होना आवश्यक है, 5 होना आवश्यक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हल में 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे लिख दें इसको अभाज्य गुणनखंड। ये हो जाएगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 पावर n। इसको यदि अलग करके भी लिखे तो 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n। अब यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में क्या शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार 6 की पावर n 0 या 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कुल मिला के हमें यहाँ पे इस चीज को समझ लेना है। ठीक है, यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा आपका कि 6 की पावर n जो है वो 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। n जो आपकी प्राकृत संख्या है उसके लिए, यानी n यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले लें तो 6 की पावर n 6 ही आएगा। लेकिन हमें ऐसा पद चाहिए जिसमें गुणनखंड में क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो ऐसा इसके अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि क्या मिल रहा है, हमें 2 और 3 मिल रहा है, 5 नहीं है अभाज्य गुणनखंड में। तो 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 शामिल नहीं है, या 5 नहीं है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के आधार पे या उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि 6 की पावर n जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। और यही आपका आंसर है। और इस क्वेश्चन को 2 नंबर के लिए आपको तैयार करना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारी प्रश्नावली 1.2 का अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। व्याख्या कीजिए कि क्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझ लेना है कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं की अगर बात की जाए, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या में यदि हम बात करें तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें एक या स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी उनमें पूरा पूरा भाग
चला जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 6 हम ले लें, है ना, तो इसमें 1 का भाग जाता है, स्वयं का भाग जाता है, और 2 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, अब भाज्य संख्या के बारे में आप देखिए, जैसे 7 है तो ये 1 और 2 1 और स्वयं का इसमें भाग जाता है, इसके अलावा 2 का या किसी अन्य संख्या का इसमें भाग नहीं जाता है, 1 और स्वयं का जाता है, सिर्फ 1 और स्वयं का भाग जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि ये जो आपके लिखी गई थी कि ये 7 अभाज्य, 11 भी अभाज्य, 13 भी और 13 भी अभाज्य संख्या है, फिर भी ये संख्या भाज्य क्यों है ये हमें बताना है। देखिए हम हल, क्या संख्या दी हमें? पहली संख्या की बात कर लें तो 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये हमें संख्या दी है। तो देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या है या नहीं, है ना, और भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो यहाँ पे हम बात करें तो इस संख्या में सीधे मैं 13 कॉमन निकाल लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, ये 13 मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, मल्टीपल करेंगे इसका 7 का तो 77 प्लस 1 78। ठीक है, कितना हो जाएगा? 77 प्लस 1 बराबर इंटू 13 बराबर, यहाँ पे बात करेंगे तो 78 इंटू 13। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 78 इंटू 13। अब यहाँ पे हम बात करें तो देखिए ये जो संख्या होगी ये 1 से विभाजित हो रही है ना, 1 से विभाजित स्वयं से विभाजित हो जाएगी, और एक संख्या दूसरी कोई सी भी हम ले लें, यहाँ पे यदि मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ तो 2 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करें तो ये 3, यहाँ पे 1 इधर चला जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 18, तो 9, तो यहाँ पे 2 से भी ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी संख्या है एक स्वयं से और अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाती हैं। तो यह जो है, यह जो आपकी संख्या है, यह क्या है? भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से या प्रमेय के अनुसार भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हमारी दोनों जो संख्याएं हैं, अतः 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एवं अगली जो हमारी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये यहां से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो संख्या है आपकी, ये स्वयं से और एक से, इसके अलावा भी किसी और संख्या से क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। तो ये जो संख्या एक ऐसी है, भाज्य संख्या है। तो ये स्टेटमेंट आपको आधारभूत प्रमेय के आधार पे लिख देना है। यह आपका 2 नंबर का जो आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 2 अंक में पूछा जाता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।